नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ थी भारतीय संविधान सीरीज़, जिसमें हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी डिटेल में कवर कर रहे थे। आज हमारी ये इस सीरीज़ की 35वीं और आखिरी क्लास हम यहाँ पर कवर करेंगे। इससे पहले हमने 34 क्लासेस में भारतीय संविधान को डिटेल में कवर किया है, जिसमें हमने संवैधानिक विकास को देखा, नागरिकता से संबंधित प्रावधान देखे, मौलिक अधिकारों को देखा, डीपीएसपी को देखा, संघ की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, न्यायपालिका, आपातकालीन उपबंध, भाषाई संबंधी उपबंध, सभी चीज़ों को डिटेल में सिंपल और सरल नोट्स के माध्यम से हमने पिछली 34 क्लासेस में कवर किया। आज हमारी ये इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो है और इसी के साथ हमारी एक और सीरीज़ हम कंप्लीट कर जाएंगे। आज के वीडियो में हम संविधान के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को यहाँ पर कवर करेंगे। 150 से ज़्यादा आर्टिकल्स मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए हैं। सभी आर्टिकल्स ऐसे हैं जो आपसे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो संविधान से जुड़े आर्टिकल्स जो पेपर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, उनका एक क्विक रिवीजन आपका इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगा। जो नोट्स मैंने बनाए हैं वो इस प्रकार भाग वाइज बनाए हैं, यानी पार्ट वाइज इनको बनाया है, जिससे आपको आर्टिकल्स तो कवर हो, साथ साथ में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्विक रिवीजन भी आप यहां पर कर पाएं। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। भाग वाइज हम चलेंगे। सबसे पहले आता है भाग 1। भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। कोई ट्रिक की आपको आवश्यकता नहीं है, चीज़ों को समझ कर चलेंगे तो आपको ये अपने आप याद हो जाएगा। इसलिए मैंने भाग 1 करके, भाग 2 करके, भाग 3 करके इस प्रकार से इनको लिखा है, ताकि आप पार्ट्स में इनको कवर कर पाएँ, इनको समझ पाएँ किस आर्टिकल में क्या बात कही गई है। भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। इसमें आर्टिकल 1 से 4 तक आते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट शुरुआत के 3 आर्टिकल हैं। अनुच्छेद 1 यह संघ के नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। सीधा क्वेश्चन आता है, संघ का नाम यानी देश का नाम और उसका क्षेत्रफल, उसके जानकारी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो किस में है? आर्टिकल 1 में है। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 नए राज्यों से संबंधित है। नए राज्यों का प्रवेश व निर्माण अगर होता है भारत के अंदर तो वो आर्टिकल 2 के तहत होता है, और राज्यों की सीमाओं में, क्षेत्रों में, नामों में परिवर्तन अगर किया जाता है तो वह आर्टिकल 3 के तहत होता है। दोनों नए राज्यों से संबंधित हैं, लेकिन आर्टिकल 2 उन नए राज्यों से संबंधित है जो भारत के क्षेत्र में नहीं है। जैसे सिक्किम था, सिक्किम पहले भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं था, उसे भारत में शामिल कराया गया। तो भारत अगर किसी दूसरे देश की सीमा पर अधिकार करता है, कुछ क्षेत्र पर अधिकार करता है और उसे अपना राज्य बनाता है, तो वो आर्टिकल 2 के तहत बनेगा। और अपने ही राज्यों में सीमा में परिवर्तित करके नए राज्य का निर्माण करता है या नाम उसका परिवर्तित करता है, वो 3 के तहत होगा। ठीक है, तो ये पहला भाग है जिसमें आपको ये 3 आर्टिकल पता होने चाहिए। आर्टिकल 1 में नाम और क्षेत्र है, किसी भी राज्य का नाम, संघ का नाम, सब इसमें है। नए राज्यों का प्रवेश आर्टिकल 2 और नए राज्यों का निर्माण सीमाओं के भीतर वो आर्टिकल 3। इसके बाद आता है भाग नंबर 2। संविधान में आप जानते हैं टोटल 22 पार्ट हैं, 22 भाग हैं। तो आप इनको कैटेगरी वाइज कवर कर सकते हैं कि जैसे आपने पहले भाग 1 और भाग 2 के सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को याद किया, फिर भाग 3 जो मौलिक अधिकार है उसको याद किया, तो ऐसे में आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, चीज़ें समझ में भी आएंगी, समझने में आसानी होगी, लंबे समय तक याद कर पाएंगे क्योंकि रटने की आवश्यकता नहीं होगी। भाग 2 की बात करते हैं। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। इसमें आपके आर्टिकल 5 से 11 तक आते हैं। देखते हैं किस आर्टिकल में क्या बात कही गई है। आर्टिकल 5 संविधान लागू होने के समय नागरिकता से संबंधित है। सीधा क्वेश्चन आएगा, संविधान लागू होने के समय नागरिकता संबंधी प्रावधान, यानी किस आर्टिकल में यह बात कही गई है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो किस किस को नागरिकता मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, वो सब बात इसमें कही गई है आर्टिकल 5 में। फिर है आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7, दोनों को एक साथ याद कर लीजिए। पाकिस्तान से भारत आने वाले जो व्यक्ति हैं उनके नागरिकता संबंधी अधिकार और भारत से पाकिस्तान जाने वाले जो नागरिक हैं उनके अधिकार, वो इसमें बताए गए हैं इन दोनों में। 6 में उन लोगों के जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, 7 में उन लोगों के जो भारत से पाकिस्तान गए हैं। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 8। यह भारतीय मूल के ऐसे लोगों की नागरिकता अधिकार है जो भारत से बाहर निवास करते हैं।
जो NRI हैं, जो हैं भारत के मूल के लेकिन बाहर निवास करते हैं, उनके संबंध में क्या प्रावधान है नागरिकता के, वो 8 में है। फिर है आर्टिकल 9, विदेशों में स्वेच्छा से नागरिकता अर्जित करने वाले लोगों का नागरिक ना होना। जैसा आप जानते हैं, अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली इंडिया की नागरिकता आपकी चली जाएगी। वो बात इस आर्टिकल में कही गई है, ठीक है। फिर है आर्टिकल 11, संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। यानी संसद को अधिकार है कानून बनाकर वो नागरिकता संबंधी प्रावधानों को नियमित कर सकती है। तो ये हमारे नागरिकता से संबंधित अधिकार। हमने नागरिकता वाले चैप्टर का, जिसके ऊपर एक अलग सा डिटेल्ड वीडियो बना है, उसको हमने क्विक रिवाइज यहां पर किया। अगर आप नागरिकता से संबंधित या किसी भी पार्ट से संबंधित, हमने मौलिक अधिकारों को भी डिटेल में कवर किया है, DPSP को भी किया है, किसी भी पार्ट से संबंधित अगर आपके कुछ भी डाउट हैं तो आप डिटेल्ड वीडियो जो उनका है इस सीरीज के अंदर आप उसको देख सकते हैं। अगला है हमारा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भाग 3 में बताए गए हैं। इसमें आपके आर्टिकल 12 से 35 तक के जितने भी आर्टिकल हैं वो मौलिक अधिकार में आते हैं, तो इनको अब कवर करेंगे। सबसे पहले है समता का अधिकार, 14 से 18 के बीच में। आर्टिकल 14 किससे संबंधित है? कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। सीधा आपके पास क्वेश्चन बनता है, कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तब आप कहते हैं आर्टिकल 40। इसी प्रकार है आर्टिकल 15, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है, यानी इस आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये किसमें कहा गया है? आर्टिकल 15 में। फिर है आर्टिकल 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी रोजगार के मामले में सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, सबका यह मौलिक अधिकार है, ये कहता है आर्टिकल 16। फिर है आर्टिकल 17, अस्पष्टता का उन्मूलन, इसमें कहा गया है। सीधा क्वेश्चन आता है, अस्पष्टता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 17। और फिर आर्टिकल 18 आता है, उपाधियों का अंत। ये हमारे समता के अधिकार हैं मौलिक अधिकारों के अंदर, 14 से 18, जिनको हमने यहां पर एक क्विक रिवाइज किया। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार, ये 19 से 22 के बीच में है। सबसे पहले आर्टिकल 19 आता है, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। एक है 19A, जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसी 19A में प्रेस की स्वतंत्रता भी वर्णित है। क्वेश्चन आता है प्रेस की स्वतंत्रता किस में है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 19 के A में है, ठीक है। शांतिपूर्ण एकत्र होने और सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता 19C में है। 19D में देश में कहीं भी आगमन की स्वतंत्रता, ई में देश में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, और जी में कोई भी व्यापार कराने की स्वतंत्रता। तो ये 6 स्वतंत्रताएं हैं जो आर्टिकल 19 में वर्णित हैं, ठीक है। अगला है आर्टिकल 20, ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पेपर में आता है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण किसमें है? आर्टिकल 20 में ये बताया गया है। इसमें पहला बिंदु है कि एक अपराध जो है उसके लिए आपको एक ही बार सजा मिलेगी। दूसरा, अपराध करते समय जो कानून है उसी के तहत आपको सजा मिलेगी। तीसरा, स्वयं के विरुद्ध आपको गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण इसमें बताया गया है। आर्टिकल 21 आता है, इसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है, यानी हर किसी को जीवन का अधिकार है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो राइट टू प्राइवेसी हम कहते हैं वो इसी में वर्णित है, ठीक है। और इसके अलावा किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है, अपनी मर्जी से विदेश जाने का अधिकार, शादी करने का अधिकार, वो सब इसी आर्टिकल में है, 21 के अंदर है, ठीक है। 21 का एक और पार्ट है 21A, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, वो आर्टिकल 21A में बताया गया है। अगला है आर्टिकल 22, ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यह गिरफ्तारी से संरक्षण की बात करता है, यानी कुछ अधिकार आपको दिए गए हैं। अगर कोई अधिकारी आपको गिरफ्तार करता है या गिरफ्तार करने आता है तो आपके कुछ मौलिक अधिकार हैं, वो आर्टिकल 22 में बताए गए हैं। जैसे अगर कोई आपको गिरफ्तार करने आता है या हिरासत में लेने आता है तो आपको पूछने का अधिकार है कि आपको क्यों हिरासत में लिया जा रहा है। दूसरा, जब आपको गिरफ्तार किया जाएगा 24 घंटे के अंदर आपको न्यायाधीश के सामने पेश करना होगा। ये पुलिस की जिम्मेदारी है या उनकी जिम्मेदारी है जिन्होंने आपको हिरासत में लिया। तीसरा, आपको पसंद के वकील से आपको सलाह करने की अनुमति दी जाएगी। तो वो सब किस में है? आर्टिकल 22 में है। फिर है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें आपके 23 से 24 हैं, 2 ही आर्टिकल हैं जो इंपॉर्टेंट है और यही दोनों आपको पूछे जाते हैं। आर्टिकल 23 में मानव दुर्व्यापार व बलात् श्रम से संरक्षण है,
यानी मानवों का व्यापार नहीं किया जाएगा, उस पर प्रतिबंध लगाता है। और बलात् श्रम यानी जबरन श्रम भी नहीं करवाया जाएगा, वो आर्टिकल 23 कहता है। और आर्टिकल 24 कहता है कि कारखानों में बच्चों को नहीं लगाया जाएगा, यानी 14 साल के बच्चों को कारखानों में आप काम नहीं दे सकते। तो आर्टिकल 23 मानव व्यापार से संबंधित है और 24 छोटे बच्चों से संबंधित है, कारखानों में उनके काम पर प्रतिबंध लगाता है। तो 23 और 24 आपको याद करने हैं। इसके बाद आती है धर्म की स्वतंत्रता। 25 से 28 तक हैं, 25, 26, 27, 28 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित हैं। इंपॉर्टेंट हमारे लिए 25 और 28 है। आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण और धर्म प्रकटन, अभ्यास और प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, यानी आपको धर्म अपनाने की, धर्म को दिखाने की, धर्म का प्रचार प्रसार करने की आपकी स्वतंत्रता है, वो कहता है आर्टिकल 25। और आर्टिकल 28 धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता आपको प्रदान करता है। जैसे कुछ शैक्षणिक संस्थानों में कुछ धार्मिक कार्यक्रम अगर हो रहे हैं और आपकी इच्छा नहीं है कि आप उसमें पार्ट लें, तो आपको वहां पर उपस्थित होने की स्वतंत्रता है, आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता कि आपको आना ही होगा, इस तरीके से। ठीक है, जैसा मैंने शुरू में कहा, अगर आप इन आर्टिकल्स के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, यहां पर हम केवल आर्टिकल को रिवाइज कर रहे हैं और उनके बारे में जो मोटी मोटी बातें हैं उनको देख रहे हैं। अगर आप डिटेल में इनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप जो डिटेल क्लासेस हैं उनको वॉच कर सकते हैं। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। यह 29 और 30 है। 29 में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है, तब आप कहते हैं आर्टिकल 29 में है। और फिर आता है आर्टिकल 30, अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्था खोलने और चलाने का अधिकार। तो ये अल्पसंख्यकों को अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी, अपनी संस्कृति को विचार उसको विस्तार करने का और शिक्षा से संबंधी उनके अधिकार हैं। वो अपनी शैक्षणिक संस्था खोल सकते हैं, उसका संचालन भी वो कर सकते हैं, वो आर्टिकल 30 में बताया गया है। फिर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे संविधान का प्रावधान है। इसके अंदर एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है, यानी अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तब आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं इस अनुच्छेद के तहत, और फिर सर्वोच्च न्यायालय आपके मौलिक अधिकारों को उनकी रक्षा करेगा। और 5 प्रकार की वो रिट जारी करता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और आपका अधिकार पृच्छ। ये 5 प्रकार की रिटें फिर वो जारी करता है। एक और चीज इसको याद करना, संविधान की जो आत्मा कहा जाता है वो प्रस्तावना को कहते हैं, लेकिन अगर संविधान निर्माता BR अंबेडकर का नाम लेकर कहेगा उन्होंने किस आर्टिकल को कहा था संविधान की आत्मा, तो उन्होंने इस आर्टिकल को कहा है। ठीक है, तो ये है मौलिक अधिकार जिनका हमने एक क्विक रिवीजन यहां पर किया। फिर आते हैं नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक DPSP है, और DPSP जैसा आपने देखा होगा नए पैटर्न के आधार पर आपसे एक एक DPSP पूछा जाता है। हमने DPSP को भी डिटेल में कवर किया है, इसका एक क्विक रिवीजन यहां पर करते हैं। देखिए, आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा बताई गई है कि राज्य होता क्या है। तो राज्य की परिभाषा आर्टिकल 36 में है, क्योंकि जो DPSP है ये राज्यों के लिए है कि राज्यों का ये कर्तव्य है ये चीजें वो आपको प्रोवाइड करे, अपनी जनता को दे। ठीक है, तो राज्य होता क्या है उसकी परिभाषा 36 में बताई गई है। फिर है आर्टिकल 38, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यानी राज्य का ये कर्तव्य है कि वह ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए जिससे लोक कल्याण हो सके ज्यादा से ज्यादा, वो 38 में है। इंपॉर्टेंट वाला है आपका 39A। 39A समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। ये क्वेश्चन आता है किस आर्टिकल में यह वर्णन किया गया है कि गरीबों को समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता प्रोवाइड करवाना राज्य का कर्तव्य है। तो राज्य का कर्तव्य है तो जाहिर सी बात है DPSP का पार्ट होगा। DPSP में ये आर्टिकल 39A में कहा गया है। इस आर्टिकल को क्योंकि आप देख रहे हैं ये मेन आर्टिकल नहीं है, उसके अंदर जोड़ा गया है। तो कब जोड़ा गया? इसे 42वें संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, फिर है आर्टिकल 40, इसमें ग्राम पंचायतों का गठन है। आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा का अधिकार और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। अगर आप अक्षम हैं या कुछ स्पेशल कंडीशन है तो आपको ये अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, काम पाने का अधिकार है, सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार है, राज्य आपको ये सहायता देगा। वो 41 में कहा गया है।
आर्टिकल 42 न्यायोचित एवं मानवीय कार्यदशाओं तथा मातृत्व सहायता का प्रावधान करता है। यानी राज्य का कर्तव्य है कि आपको वो ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे कि आप काम आसानी से वहां पर कर पाएं। दूसरा, मातृत्व सहायता अगर किसी महिला को चाहिए वो भी प्रोवाइड करवाना किसका काम है? राज्य का काम है। अगला है 43A। देखिए 43A जो है ये उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता से संबंधित है कि उद्योग का जो प्रबंधन होगा, मैनेजमेंट होगा, उसमें कर्मचारियों को भी शामिल किया जाएगा। राज्य का ये कर्तव्य है, ये कहता है 43A। और फिर है 43B, ये सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देता है। तो 43A कर्मचारियों की सहभागिता और 43B सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना राज्य का कर्तव्य है। 43A को 42वें संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया और 43B को 2011 में 97वें संशोधन के तहत जोड़ा गया था। फिर आता है आर्टिकल 44, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला DPSP। ये आपके समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। राज्य का कर्तव्य है कि वो समान नागरिक संहिता को लागू करे। ठीक है। फिर है आर्टिकल 45, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और उनकी देखभाल। ये काम भी किसका है? राज्य का है। वो 45 में बताया गया है। आर्टिकल 46 आता है SC ST कमजोर वर्ग के शैक्षिक आर्थिक हितों की अभिवृद्धि और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। आर्टिकल 46 में ये बात कही गई है कि अनुसूचित जाति जनजाति और कमजोर वर्ग के आर्थिक हितों की, उनकी सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है। फिर है आर्टिकल 47, जीवन स्तर की स्थिति को बेहतर करना। राज्य का कर्तव्य है कि वो जीवन स्तर की जो स्थितियां हैं उनको और ज्यादा बेहतर करता रहे। आर्टिकल 48 आता है कृषि और पशुपालन का संगठन करना, इनको बढ़ावा देना ये राज्य का कर्तव्य है। फिर आर्टिकल 48A आता है पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा। ये भी किसका कर्तव्य है? राज्य का, कि उसे पर्यावरण संरक्षण करना है, उसको बढ़ावा देना है, वनों की सुरक्षा करनी है, वन्य जीवों की सुरक्षा करनी है। फिर आर्टिकल 49 आता है, ये भी कई बार पेपर में आया है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। ये भी राज्य का कर्तव्य है। जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के इंपॉर्टेंट हमारे स्मारक हैं, हमारे प्लेसेस हैं, हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तुएं हैं, उनकी सुरक्षा करें। आर्टिकल 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण करता है। और आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देना भी राज्य का कर्तव्य है। तो इसको आपने याद करने हैं, ये हमारे इंपॉर्टेंट DPSP। हमने एक ही वीडियो में नागरिकता को कवर कर लिया, DPSP को देख लिया, मौलिक अधिकारों को देख लिया और केवल हम आर्टिकल करते हुए चल रहे हैं, जिससे आपका एक रिवीजन भी होता रहेगा, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा। अब चलते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ, जो है भाग 4 का। भाग 4 का जो है ये मूल कर्तव्यों से संबंधित है। इसके अंदर एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51 का, यानी 51 का A पार्ट। इसमें मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में 42वें संशोधन के तहत 1976 में जोड़े गए थे। किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। शुरुआत में मौलिक कर्तव्य 10 थे, लेकिन अब 11 हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में है? 51 क में है। ध्यान रखना, आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देने से संबंधित है और 51 क जो है आपका ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अगला है हमारा भाग संघ। भाग 5 जो है वो संघ और संघ की कार्यपालिका से संबंधित है, यानी केंद्र के बारे में प्रावधान करता है। 52 से 151 तक है। इसमें हम केवल इंपॉर्टेंट वालों को देखेंगे। सबसे पहले संघ की कार्यपालिका से संबंधित कुछ आर्टिकल हैं। देखिए, आर्टिकल 52 है जो कहता है भारत का राष्ट्रपति, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति के पद का प्रावधान वो आर्टिकल 52 में है। आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति का राष्ट्रपति में निहित होना। जो हमारे संघ केंद्र की कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी, ये आप सब जानते हैं। लेकिन वो किस आर्टिकल में कहा गया है? 53 में कहा गया है। फिर है आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, कि उसका निर्वाचन कैसे होगा, कौन कौन उसका निर्वाचन करेगा, उसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा, वो सारी बातें 54 में हैं। तो राष्ट्रपति का पद 52 में है। उसकी शक्तियां, जो केंद्र की शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी, ये 53 में है और उसका निर्वाचन 54 में है। निर्वाचन प्रक्रिया वो 55 में है।
54 में यह है कि उसका निर्वाचन कौन कौन करेगा, कौन कौन उसके निर्वाचक मंडल में शामिल होगा। लेकिन 55 में उसकी निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि कैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा। डायरेक्ट जनता वोट नहीं करती है, दोनों सदनों के और विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो इसमें वोट करते हैं। ठीक है, फिर है आर्टिकल 56 जो राष्ट्रपति की पद अवधि से संबंधित है। 57 पुनर्विचार के लिए पात्रता से संबंधित है कि राष्ट्रपति दोबारा से अपने पद पर निर्वाचित हो सकता है। वो किसमें बताया गया है? 57 में बताया गया है। भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन सकता है। फिर है आर्टिकल 58, ये राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अर्हताएं बताता है कि क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। भारत का नागरिक को किसी सदन का सदस्य नियुक्त होने योग्य होना चाहिए, खासकर लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, दिवालिया ना हो, पागलपन ना हो, इस तरीके से। ठीक है, फिर है आर्टिकल 59, राष्ट्रपति पद की शर्तें बताता है कि जो राष्ट्रपति होगा, अगर राष्ट्रपति बनते टाइम वो किसी सदन का सदस्य है, जैसे ही राष्ट्रपति बनेगा वो पद खाली हो जाएगा, वो सब इसमें आता है। राष्ट्रपति को एक आधिकारिक भवन दिया जाएगा, उसके कार्यकाल के दौरान उसके वेतन भत्तों में कोई भी कटौती नहीं होगी, वो सब इसमें कहा गया है। फिर है राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, आर्टिकल 60 में है। ये सब आर्टिकल आता है, तो आर्टिकल 60 आपका राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। फिर है राष्ट्रपति पर महाभियोग, आर्टिकल 61 में बताया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में। महाभियोग राष्ट्रपति पर अगर आपको लगाना है तो 14 दिन का एक पूर्व नोटिस आपको देना होगा। महाभियोग लाने के लिए आपको 1/4 सदस्यों का समर्थन चाहिए और पारित करने के लिए 2/3 का बहुमत चाहिए। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित कुछ आर्टिकल। इसी के साथ संघ की कार्यपालिका में उपराष्ट्रपति भी है। आर्टिकल 63 भारत के उपराष्ट्रपति के पद की बात करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 कहता है उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा। ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल 69 ये उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण की बात करता है। उपराष्ट्रपति को शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां वो आर्टिकल 72 में है। आप जानते हैं राष्ट्रपति को 5 प्रकार की समाधान की शक्तियां प्राप्त हैं, जिसमें आपका लघुकरण आता है, परिहार आता है, विराम आता है, प्रविलंबन और क्षमा। तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां किस आर्टिकल में हैं? आर्टिकल 72 में है। अगला है आर्टिकल 74, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, ये कहा गया है 74 में। और फिर आता है एक आर्टिकल 75 जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा और फिर उसकी सिफारिश पर वो इस मंत्री परिषद की नियुक्ति करेगा। तो 74 में कहा गया है कि एक मंत्री परिषद होगी जो राष्ट्रपति को सलाह देगी, और 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और फिर उसकी सलाह पर वो मंत्री परिषद बनाएगा। फिर है आर्टिकल 76 जो राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में है। ठीक है, क्वेश्चन आता है महान्यायवादी की नियुक्ति किस आर्टिकल में है, या महान्यायवादी से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 76। फिर है आर्टिकल 78, ये वाला आर्टिकल अब ज़्यादा पूछा जाने लगा है। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्य वो इस आर्टिकल में है, आर्टिकल 78। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि जब भी राष्ट्रपति उससे कोई सूचना मांगे तो वो राष्ट्रपति को सूचना दे। ठीक है, फिर है अगला संसद। हमने संघ की कार्यपालिका को देखा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ आर्टिकल को देखा। फिर है संसद को लेकर 79 से लेकर 122 तक है। आर्टिकल 79 आपके संसद के गठन से संबंधित है। ठीक है, संसद का गठन, ये संसद हमारे राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा इन तीनों से मिलकर बनी होगी। संसद के 3 अंग होंगे, वो बताता है 79। ठीक है, आर्टिकल 80 जो है वो राज्यसभा की संरचना के बारे में बताता है और 81 जो है वो लोकसभा की संरचना के बारे में बताता है। इसको आप इस तरीके से भी याद करते हैं सरल के नाम से। सरल में 79, 80 और 81। सा से आपकी संसद 79, फिर रा से राज्यसभा 80, ला से लोकसभा 81। कई बार पूछ लेता है। ठीक है, फिर है 82, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन यानी परिसीमन होगा, और परिसीमन आयोग का गठन होता है इस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 82 के तहत। फिर आर्टिकल 85 है, ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट वाला आर्टिकल है। संसद के सदनों को आहूत करने, सत्रवसान करने और लोकसभा के विघटन करने की शक्ति राष्ट्रपति की।
तो राष्ट्रपति संसद को बुलाता है, संसद के सत्र को सत्रवसान करता है और लोकसभा का विघटन करता है। वो सब आर्टिकल 85 के तहत करता है। फिर है आर्टिकल 86 और 87, इन दोनों को एक साथ याद कर लीजिए। 86 में राष्ट्रपति का अभिभाषण है कि वो सदन को संबोधित कर सकता है, और 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। सिर्फ इतना फर्क है, 86 में अभिभाषण है, 87 में विशेष अभिभाषण है। ठीक है। फिर है 89 और 93, इन दोनों को साथ में याद कर लीजिए। 89 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति से संबंधित है। उसमें कहा गया है कि राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर राज्यसभा के सभापति का चुनाव करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ सभापति नहीं होता, उपराष्ट्रपति होता है, और उपसभापति का चुनाव केवल राज्यसभा के सदस्य करेंगे। तो वो बात कही गई है 89 में। इसी प्रकार 93 में लोकसभा के बारे में यह प्रावधान है कि लोकसभा के सदस्य मिलकर अपने में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनेंगे। ठीक है। अगला है हमारा आर्टिकल 102। आर्टिकल 102 लोकसभा सदस्य के लिए अर्हताएं बताता है, यानी अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, लाभ का पद नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। अगला है संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित आर्टिकल 105। सांसद जो होते हैं उनको कुछ संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे अगर संसद का सत्र चल रहा है तो संसद के सत्र के 40 दिन पहले और सत्र के 40 दिन बाद आप उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। ठीक है, एक उनको ये विशेषाधिकार मिलता है, लेकिन ये अधिकार भी उन्हें केवल सिविल मामलों में है। जो आपराधिक मामले होते हैं हत्या जैसे जुड़े हुए, उनमें ये रियायत नहीं मिलती है। केवल जो सिविल मामले होते हैं, धोखाधड़ी का अगर किसी के ऊपर केस है तो उसके ऊपर ये लग जाता है, प्रॉपर्टी का अगर कोई केस है तो उस पर ये लागू होता है कि 40 दिन पहले और 40 दिन बाद सत्र के आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। दूसरा उनको जो विशेषाधिकार मिलता है कि जब सदन की कार्यवाही चल रही हो उस दौरान उनको बिना संसद की अनुमति के आप पूछताछ के लिए भी नहीं बुला सकते। और तीसरा मिलता है कि सदन के अंदर वो जो बोलते हैं उसके लिए उनके ऊपर बाहर आप कोई भी केस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ इनके विशेषाधिकार हैं। और संसदीय विशेषाधिकार किसमें है? आर्टिकल 105 में है। फिर आता है 107, विधेयकों के समाप्त होने संबंधी परिस्थितियों का उल्लेख। तो कोई विधेयक कब समाप्त माना जाएगा, कब उसका विलोपन माना जाएगा, वो कौन सा आर्टिकल कहता है? 107 कहता है। हमने इसकी परिस्थितियों को भी देखा था कि कोई विधेयक है, मान लीजिए एक विधेयक था जो लोकसभा में आया, लोकसभा से वो पारित हो गया और राज्यसभा में चला गया। इसी बीच लोकसभा विघटित हो जाती है, तो वो जो विधेयक है जो राज्यसभा में जा चुका है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि लोकसभा चल रही है, लोकसभा में कोई विधेयक आया, वो पास नहीं हुआ, उससे पहले लोकसभा खत्म हो गई, तो वो विधेयक भी खत्म हो जाता है। विधेयक कब खत्म नहीं होता है? जैसे कोई विधेयक है, लोकसभा से भी पारित हो गया, राज्यसभा से पारित हो गया और राष्ट्रपति के पास चला गया। अभी विधेयक राष्ट्रपति के पास है, इतने में लोकसभा विघटित हो गई, तो वो जो विधेयक है अगर राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए लौटा दे तो वो खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो केवल आपको इतना याद करना है, विधायकों के समाप्त होने संबंधी परिस्थिति किसमें है? 107 में। 110 में धन विधेयक की परिभाषा बताई गई है। धन विधेयक को किसमें परिभाषित किया गया है? 110 में। आर्टिकल 108 है यहां पर एक और इंपॉर्टेंट है, जिसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट की बात करी गई है, संयुक्त अधिवेशन की बात करी गई है। फिर है 111, संसद द्वारा पारित विधेयक पर सहमति प्रदान करना। जब कोई विधेयक संसद से पारित हो जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर या तो अपनी अनुमति देगा या उसे पुनर्विचार के लिए लौटाएगा या उसके ऊपर वो कोई निर्णय नहीं लेगा, उसे अपने पास रख लेगा पॉकेट वीटो की तरह। तो वो सब किसके तहत है? वो प्रोविजन सब इसमें है 111 में, कि राष्ट्रपति के पास क्या क्या अधिकार हैं जब कोई विधेयक उसके पास आता है। तो आमतौर पर वो क्या करता है? उसे स्वीकृति प्रदान करता है। ठीक है, तो वो इसी के तहत है। 112, ये वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट से संबंधित है। क्वेश्चन आता है संविधान में बजट के लिए किस शब्द का इस्तेमाल है? तो आप कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, और ये 112 में है। फिर 123 है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार है। किसके तहत? 123 के तहत। तो ये कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं जो हमने संसद से जुड़े हुए देखे। अब बात करते हैं संघ की न्यायपालिका के बारे में। सुप्रीम कोर्ट को लेकर के भी आर्टिकल आपके पास आते हैं। पहला है 124, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है, आर्टिकल 124। दूसरा है आर्टिकल 126,
इसमें कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात करी गई है कि जो अगर मुख्य न्यायाधीश है और वो अपने पद पर काम करने में सक्षम नहीं है या उपस्थित नहीं है तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। किसके तहत? 126 के तहत। 127 में तदर्थ न्यायाधीशों का उल्लेख है। 129 में सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना यह बताया गया है। 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। और 148 में भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, जो कैग हैं, उनकी नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय के आपको ये आर्टिकल यहाँ पर याद करने हैं, ये आर्टिकल पूछे जाते हैं। 24 में इसका स्थापना, इसकी गठन है। 26 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है। 27 में तदर्थ न्यायाधीश है। 29 में अभिलेख न्यायालय है और 43 में राष्ट्रपति को सलाह देने का इनका प्रावधान। अगला है हमारा राज्य। हमने संघ को देख लिया, अब राज्य की बात करते हैं। 153 राज्यपालों के बात करता है राज्यों के लिए कि हर एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। एक से ज्यादा राज्यों का एक ही व्यक्ति राज्यपाल हो सकता है, वो बात भी इसी आर्टिकल में कही गई है। उसे बाद में 7वें संशोधन के तहत 1956 में जोड़ा गया था। तो राज्यों का राज्यपाल का पद 153 में है। अगला है 154, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना। जैसे केंद्र की शक्ति किसमें निहित थी? राष्ट्रपति में। राज्यों में शक्ति किसमें निहित है? राज्यपाल में। वो 154 में कहा गया है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की बात कही गई है कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। तो यहां पर पद का प्रावधान है, नियुक्ति यहां पर है, ठीक है, 155 में। फिर 161 आता है राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां 72 में है और राज्यपाल की 161 में है। फिर है आर्टिकल 163, मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग और सलाह देना। 163 में कहा गया है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जो राज्यपाल को सलाह देगी, उसकी मदद करेगी। और 164 में मंत्रिपरिषद के गठन की बात कही गई है कि उसका गठन मुख्यमंत्री की सलाह पर होगा, जिसे राज्यपाल नियुक्त करेगा, ठीक है। 165 राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है, जिसकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। और फिर आता है 167, राज्यपाल को सूचना देने का मुख्यमंत्री का दायित्व, वो 167 में बताया गया है, ठीक है। अगला है राज्य का विधानमंडल। हमने लोकसभा और राज्यसभा के आर्टिकल्स को देखा, अब विधानसभा को देखते हैं। 175 आता है सबसे पहले, राज्यपाल का विधायिका को संबोधित करने का अधिकार, यानी राज्यपाल का अभिभाषण किसमें है? 175 में। और राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, विशेष संबोधन, वो 176 में है, ठीक है। 168 राज्यों में विधायिका का गठन करता है, ठीक है, कि राज्यों में जैसे जो 79 था वो संसद के बारे में बता रहा था, ऐसे ही जो 168 है ये विधायिका के बारे में बताता है। इसमें कौन कौन होंगे? राज्यपाल होगा, विधान परिषद होगा और विधानसभा होगी। जिन राज्यों में दोनों सदन है, जिन राज्यों में एक ही सदन है विधानसभा, वहां पर राज्यपाल और विधानसभा मिलकर विधायिका बनाएंगे, ठीक है। 169 आता है राज्यों में विधान परिषद का गठन व उन्मूलन। विधान परिषद जैसे आप जानते हैं हर राज्य में होती नहीं है, तो अगर किसी राज्य को अपने राज्य में विधान परिषद सृजित करवानी है तो वो होगा आर्टिकल 169 के तहत, और किसी राज्य में है उसे खत्म करवानी है तो वो भी 169 के तहत होगा। फिर आता है 199 राज्य वित्त विधेयक की परिभाषा। जो राज्य के संबंधी वित्त विधेयक हैं वो किसमें परिभाषित हैं? वो 199 में परिभाषित हैं। फिर है आर्टिकल 200 राज्यपाल द्वारा विधायिका के विधेयकों पर स्वीकृति। राज्यपाल को क्या क्या अधिकार है? राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत अपनी स्वीकृति प्रदान करता है विधेयकों को? 200 के तहत, आर्टिकल 200। 201 राज्यपाल को अधिकार देता है कि वो किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। तो राष्ट्रपति अपनी मंजूरी देगा तो 200 के तहत, राष्ट्रपति के लिए रखेगा तो 201 के तहत। अगला है 202 राज्यों का बजट। जैसे 112 में केंद्रीय बजट था, वार्षिक वित्तीय विवरण था, उसी प्रकार जो 202 है उसमें राज्यों का वार्षिक वित्तीय विवरण है, जिसे हम बजट कहते हैं। फिर है 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, वो आर्टिकल 213 में बताई गई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है। अगला है हमारा राज्यों का हाई कोर्ट, राज्यों के उच्च न्यायालय, इससे संबंधित आपके ये आर्टिकल्स हैं। 214 ये कहता है राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा, ठीक है। और 231 ये कहता है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है।
ये कहता है हर राज्य का अपना एक हाईकोर्ट होगा। 214 यानी हाईकोर्ट का प्रावधान करता है। और एक ही हाईकोर्ट दो से ज्यादा राज्यों का भी हो सकता है, वो 231 कहता है। तो पहले तो आपको इस कंफ्यूजन को क्लियर करना है। दूसरा, 215 हाईकोर्ट को भी अभिलेख न्यायालय मानता है कि हाईकोर्ट भी जो होगा वो एक अभिलेख न्यायालय होगा। 216 में हाईकोर्ट का गठन है। प्रावधान 14 में है कि हाईकोर्ट होगा और इसका जो गठन होता है वो 216 में है। फिर आता है 226 रिट निकालने की हाईकोर्ट की शक्तियां। आप जानते हैं मौलिक अधिकारों का जब हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत रिट जारी करेगा, हाई कोर्ट जाएंगे तो वो 226 के तहत करेगा। ठीक है, तो ये यहां पर है। फिर है 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। वो भी किस में बताया गया है? 233 में बताया गया है। फिर है हमारा भाग 8। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। इसमें 239 से 242 तक के आर्टिकल्स आते हैं। हमारे लिए दो ही इंपॉर्टेंट हैं। एक है 239 का डबल ए पार्ट, जिसे हम क पार्ट कहते हैं। यह दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध करता है। तो दिल्ली से जुड़े विशेष प्रावधान किस आर्टिकल में है? 239 डबल ए में है। और फिर है 241 जो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हाईकोर्ट की स्थापना की बात करता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 124 में, हाईकोर्ट का प्रावधान 214 में और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हाईकोर्ट 241 में। नंबर वही है, बस आगे पीछे उनको कर देते हैं। ठीक है, अगला है भाग 9। काफी इंपॉर्टेंट भाग है, काफी लंबे इसमें आर्टिकल्स हैं, वो आपको पूछे जाते हैं। देखिए, भाग 9 पंचायत से संबंधित है, जिसमें आर्टिकल 243 ए, जिसको 243 क भी कहते हैं, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है क्योंकि एग्जाम में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो 243 ए आपके ग्राम सभा से संबंधित है। ठीक है, फिर है 243 बी, ये पंचायतों के गठन से संबंधित है। पंचायतें गांव में होती हैं, शहरों में नगर पालिकाएं होती हैं। तो नगर पालिकाओं का गठन 243 क्यू में है, साथ साथ में लिखा है ताकि आप कंपेयर करते हुए भी चलें और यहीं पर उनको याद करें। तो पंचायत का गठन 243 बी में है और नगर पालिकाओं का गठन 243 क्यू में है। ठीक है, इसी प्रकार 243 सी आता है, इसमें पंचायतों की संरचना है और 243 आर है जिसमें नगर पालिकाओं की संरचना है। तो सी में पंचायत की संरचना और आर में नगर पालिका की संरचना। फिर है आर्टिकल 243 डी, इसमें पंचायतों में आरक्षण है। और फिर आता है 243 टी, तो डी और टी दोनों आपके आरक्षण से संबंधित है। डी पंचायतों में आरक्षण देता है, टी नगर पालिकाओं में आरक्षण देता है। ठीक है, हिंदी में भी याद करेंगे 243 घ पंचायतों में और 245 न घन को याद कर लीजिए, वो आपके नगर पालिका में। ठीक है, फिर है 243 का ई पार्ट, यह पंचायतों की अवधि से संबंधित है। 243 ई, 243 यू पे चलेंगे तो यह नगर पालिकाओं की अवधि से संबंधित है। ठीक है, फिर है 243 एफ, यह सदस्य से अयोग्यता के बारे में बताता है पंचायतों की। नगरपालिका की सदस्यता योग्यता के बारे में इतना नहीं पूछा जाता उस आर्टिकल के बारे में। तो 243 एफ योग्यताओं के बारे में पूछता है। ठीक है, वो भी पंचायत की। फिर है 243 का जी पार्ट, पंचायत की शक्तियां, उसके प्राधिकार और उसका उत्तरदायित्व 243 जी में है और 243 डब्ल्यू में वही शब्द नगर पालिका के बारे में बताया गया है। तो जी डब्ल्यू आप इसको याद करें, जी में पंचायतों की शक्तियां, डब्ल्यू में नगर पालिका की शक्तियां। फिर है हमारा 243 का एच पार्ट, यह पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति के बारे में बताता है। जो स्थानीय मेले होते हैं, लोकल मेले होते हैं, वहां पर पंचायतों का अधिकार है, वो टैक्स लगा सकते हैं। किसके तहत? 243 एच के तहत। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट 243 आई, जिससे हिंदी में 243 झ लिखा जाता है, राज्य वित्त आयोग का गठन। जो केंद्रीय वित्त आयोग है वो 280 के तहत बनता है, लेकिन राज्य वित्त आयोग 243 आई के तहत बनता है। ठीक है, फिर है 243 का जे पार्ट, जिसे 243 ज भी कहते हैं, यह पंचायतों के लेखा परीक्षण से है। 243 का जो के पार्ट है वो पंचायत के चुनावों से संबंधित है और 243 का जो ओ पार्ट है वो निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। तो ये हमने पंचायत और नगर पालिका के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल को एक साथ देखा। पंचायत वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए पंचायत के सभी आर्टिकल्स को देखा। नगर पालिका के जो इंपॉर्टेंट है अवधि को लेकर के, उसकी संरचना को लेकर के, उसमें आरक्षण को लेकर के, उनको हमने देखा। ठीक है, अब बात करेंगे भाग 11 की।
संघ और राज्यों के बीच संबंध को लेकर आपका भाग 11 है। ठीक है, इसमें 2 अध्याय हैं। पहला अध्याय विधायी संबंध बताता है, कानूनी संबंध बताता है, और दूसरा अध्याय प्रशासनिक संबंध बताता है केंद्र और राज्यों के बीच में। तो 11 का जो पहला भाग है, पहला अध्याय है, वो विधायी संबंधों से है 245 से 255, और जो दूसरा अध्याय है वो प्रशासनिक संबंध है, जिसमें 256 से 63 के बीच में आर्टिकल्स हैं। ठीक है, 2 आर्टिकल हैं ऐसे जो पूछ लिए जाते हैं। 248 इसी के अंदर है, विधि निर्माण की अवशिष्ट शक्तियां संसद में होंगी, ये कहता है 248। और 249 वाला कहता है कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति। यानी अगर कोई विषय राज्य सूची का है और केंद्र को लगता है कि इस विषय पर कानून बनाना राष्ट्रीय हित में है, बनाना आवश्यक है, तो राज्यसभा को वो अधिकार है, वो केंद्र को ये अधिकार दे सकती है, संसद को ये अधिकार दे सकती है कि आप उस विषय को लेकर के कानून बना सकते हैं। कब? जब राज्यसभा उस विषय को राष्ट्रहित का घोषित कर दे। ठीक है, तो वो 249 के तहत हैं। ये 2 पूछे जाते हैं। मेनली आपसे वही चीज पूछी जाती है जो मैंने पहले कही कि आपको पूछेगा राज्य और केंद्र के विधायी संबंध किस में है। आप कहेंगे भाग 11 अध्याय 1। राज्य और केंद्र के प्रशासनिक संबंध किस में है, तब आप कहेंगे भाग 11 अध्याय 2। ठीक है, प्रशासनिक संबंध में भी 2 आर्टिकल हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 262 और 263। 262 में अंतरराज्यीय नदी जल विवाद के बारे में है, और 263 अंतरराज्यीय परिषद के बारे में बताता है। ठीक है, जो अंतरराज्यीय परिषदें बनती हैं वो 63 के तहत बनती हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हमारे 266 और 267। 266 भारत की संचित निधि से संबंधित है, और 267 भारत की आकस्मिक निधि से संबंधित है। ये दोनों भी पूछी जाती हैं। 280 बहुत ही कॉमन है, बहुत बार आया है, वित्त आयोग का गठन, वो 280 में है। और संपत्ति का अधिकार, जो पहले हमारा एक मौलिक अधिकार था, अब वो क्या है, कानूनी अधिकार है, और इसे 300A में यानी 300 क में रखा गया है। ठीक है, अगला है हमारा भाग 14, जिसमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। भाग 14 में सबसे पहले आता है 312, जो इंपॉर्टेंट है। इसमें अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने का अधिकार भी किसको है, राज्यसभा को। फिर है 315 संघ और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन, वो इसके तहत होता है, 315 के तहत होता है। फिर है 316 संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और उनका कार्यकाल, वो 316 में है। और फिर उसके कार्य, लोक सेवा आयोग के जो कार्य हैं वो 320 में हैं। तो देखिए, लोक सेवा आयोग केंद्र के लिए और राज्य के लिए होगा, ये 315 में है। उनके सदस्यों की नियुक्ति कार्यकाल वो 316 में है, और इनका क्या काम है वो 320 में है। ठीक है, अगला है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के बारे में भी हमने डिटेल में बात करी थी। यहाँ पर सिर्फ इतना याद करना है, भाग 15 में इसका उल्लेख है, 324 से 329 तक इसका उल्लेख है। 324 में निर्वाचन आयोग के गठन, उसके संरचना के बारे में बताया गया है। 326 वाला कहता है कि लोकसभा और विधानसभा में जो चुनाव होंगे वो वयस्क मत अधिकार के आधार पर होंगे, यानी एक एज को फिक्स कर दिया जाएगा और उस एज के ऊपर जितने भी लोग होंगे वो सब वोट डालेंगे। जैसे अभी कितनी है, 18 साल है, तो वो 326 में कहा गया है। ठीक है, अगला है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, जो भाग 16 में है संविधान के, 330 से 342 के बीच में है। इसके अंदर 2 ही आर्टिकल्स को आपने याद करना है, 330 और 332। 330 SC और ST के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था करता है, जबकि 332 विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था करता है। 30 में लोकसभा, 32 में विधानसभा। अगला है हमारा राजभाषा। राजभाषा से संबंधित आर्टिकल भाग 17 में है, 343 से 351 तक। 343 संघ की भाषा के बारे में बताता है। 343 में ही कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी। प्रादेशिक भाषाओं के बारे में 345 से लेकर 347 के बीच में बताया गया है कि प्रादेशिक भाषाएं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में कौन सी भाषा इस्तेमाल होगी वो 348 में बताया गया है। फिर है आर्टिकल 351, जिसमें केंद्र को निर्देश दिए गए हैं हिंदी के विकास के लिए, तो ये राजभाषा से संबंधित आर्टिकल। फिर है आपात उपबंध, जिसमें 352 से 360 तक हैं, भाग 18 में इसका उल्लेख है। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो आपको याद करने हैं, ये वाले 5 आर्टिकल्स को याद करेंगे। पहले है 352, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है। इसके साथ 356, जिसमें संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है। और फिर है 360, जिसमें वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है।
इन 3 को तो आपने कई बार देखा होगा। इनके साथ 2 आर्टिकल और याद कर लीजिए। एक है आर्टिकल 355, ये कहता है कि जब बाहरी आक्रमण होगा या आंतरिक अशांति होगी तो राज्यों की सुरक्षा करने का जिम्मेदारी किसकी है, कर्तव्य किसका है, संघ का है। तो इस चीज़ को याद करना, आपातकाल के दौरान, बाहरी आक्रमण के दौरान, आंतरिक अशांति के दौरान राज्यों की सुरक्षा किसका कर्तव्य है करना, संघ का है। और एक है 358। आपातकाल वाले चैप्टर में हमने देखा था कि 2 आर्टिकल हैं हमारे पास, 358 और 359। ये दोनों मौलिक अधिकार के निलंबन से संबंधित हैं। जो 358 है आपातकाल में अनुच्छेद 19 के प्रावधानों को स्वतः स्थगित करता है। जैसा हमने ऊपर देखा, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, सारे मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें, उनमें से 3 मौलिक अधिकारों को अलग कर दीजिए, एक 19 को, एक 20 को और एक 21 को। जो 358 है, जैसे ही देश में इमरजेंसी लागू होती है, और इमरजेंसी भी केवल बाहरी आक्रमण या युद्ध के समय पर, तो वैसे ही 358 कहता है कि जो आर्टिकल 19 है वो स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। ठीक है, बाकी के मौलिक अधिकार अभी निलंबित नहीं हुए हैं, केवल 19 निलंबित हो जाता है 358 के तहत। और 359 वाला जो आर्टिकल है वो राष्ट्रपति को ये शक्तियां देता है कि वो आपातकाल के दौरान बाकी के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। उसमें उसे करना होगा, आदेश निकालना होगा। 358 में आवश्यकता नहीं है। इसके तहत 19 वाला जो हमारा मौलिक अधिकार है, जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, वो अपने आप निलंबित हो जाता है। ठीक है, लेकिन 359 के तहत जो बाकी के मौलिक अधिकार हैं उनको निलंबित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और बाकी के मौलिक अधिकारों में भी 20 और 21 को किसी भी हालत में निलंबित नहीं किया जाता। इनके अलावा 19 वाले को 58 ने निलंबित कर दिया, इन दोनों को कोई कर नहीं सकता। इन 3 के अलावा जितने मौलिक अधिकार हैं सबका निलंबन 359 के तहत होगा। ठीक है, तो ये हमने आपातकाल के दौरान के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको देखा। ठीक है, फिर है 365, इसको भी इसी के साथ याद कर लीजिए। ये कहता है संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। देखिए, राष्ट्रपति शासन जब किसी राज्य में लगता है तो संवैधानिक तंत्र के फेल होने पर लगता है। संवैधानिक तंत्र के फेल होने का मतलब ये नहीं है कि वहां पर सरकार नहीं बन पा रही है, ये इसका अर्थ तो है, लेकिन इसके अलावा अगर केंद्र ने कोई निर्देश दिए हैं, अपनी ओर से कोई आदेश दिए हैं, राज्य उनको फॉलो नहीं कर पाता है, अक्षम हो जाता है उनको फॉलो करने में, उसे भी संवैधानिक तंत्र की कैटेगरी में माना जाता है और उस आधार पर भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ठीक है, 365। अगला है भाग 20, जो संविधान संशोधन को लेकर के है, जिसको हमने पिछली क्लास में कवर किया था, हमारे इंपॉर्टेंट संविधान संशोधनों को। फिर है भाग 21, इसमें टेम्पररी जो विशेष प्रावधान है राज्यों से संबंधी, उनका उल्लेख किया गया है। जो आर्टिकल 370 था वो इसी भाग 21 का पार्ट था। ठीक है, अब उसे खत्म कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर से उसका संबंध था। इस भाग में जो आर्टिकल 371 है उसमें अलग अलग राज्यों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, वो आपको पूछे जाते हैं। जैसे आर्टिकल 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में विशेष उपबंध है, 371A में नागालैंड के बारे में विशेष उपबंध है, और 371B में असम के बारे में है, 371C में मणिपुर के बारे में है, और डी के अंदर आंध्र और तेलंगाना के बारे में। तो क्वेश्चन आता है 371B किस राज्य से संबंधित है, तब आप कहेंगे असम से। 371C मणिपुर से संबंधित है। तो ये वाली सूची भी आपको पता होनी चाहिए। फिर है 371 का ई पार्ट, यह आंध्र में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में है। तो 371 का ई पार्ट है। फिर आपके 371 का एफ पार्ट आता है जो सिक्किम के लिए विशेष उपबंध करता है। 371 का जी पार्ट है जो मिजोरम से संबंधित है। 371H अरुणाचल, आई गोवा और जे कर्नाटक से संबंधित है। तो 371 कुछ राज्यों को विशेष उपबंध प्रोवाइड करवाता है। किस किस राज्य का उल्लेख किस किस आर्टिकल में है वो क्वेश्चन आपके बनते हैं। इस सूची को भी 1 से 2 बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये हमारे कुछ संविधान के आर्टिकल्स हैं जिनको हमने यहाँ पर देखा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर किया, उनको सीरियल वाइज कवर किया है, भाग वाइज कवर करते हुए आए हैं। पहले भाग 1, भाग 2 हमने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन लगभग इस 1 घंटे की क्लास में, 1 घंटे से भी कम की क्लास में यहाँ पर कवर किया, जिसमें हमने मौलिक अधिकारों को देखा, हमने डीपीएसपी को देखा, हमने पंचायतों को देखा, हमने आपातकालीन उपबंध को देखा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, संसद, विधायिका, मौलिक कर्तव्यों के बारे में
विशेष प्रावधानों के बारे में सब क्या हमने एक क्विक रिवीजन किया और सीरियल वाइज इनको समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।